सुबह 7 बजे सायरा ने अपनी छत से पड़ोस में रहने वाली सुनीता की छत पर देखा तो वहां का नजारा देखकर वो सन्न रह गई। छत पर सुनीता के देवर राजेश की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। उसने शोर मचाया तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। सायरा ने 100 नंबर पर फोन करके इस बात की सूचना पुलिस को भी दे दी। पीसीआर वैन कुछ ही देर में आ गई। यह स्थान दक्षिण पश्चिम दिल्ली के थाना रनहौला के अंतर्गत आता था, इसलिए कंट्रोल रूम की सूचना पर एसआई ब्रह्म प्रकाश, हेड कांस्टेबल संजय एवं कांस्टेबल नरेश कुमार के साथ सुनीता के घर पहुंच गए थे। जैसे ही ये सभी दूसरी मंजिल पर पहुंचे, बरामदे में सुनीता की लाश पड़ी मिली। उसकी हत्या चाकू से गला रेत कर की गई थी। वो चाकू लाश के पास ही पड़ा था। उन्हें सुनीता के मकान की दूसरी मंजिल की छत पर उसके देवर की लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी, इसलिए वो छत पर गए तो छत पर बिछी चटाई पर सुनीता के देवर राजेश की लाश पड़ी थी। राजेश का सिर फटा हुआ था। लाश के पास ही हथौड़ा पड़ा था जिस पर खून लगा था। इसका मतलब हत्या उसी हथौड़े से की गई थी। चटाई पर शराब की एक बोतल, 2 गिलास, एक लोटे में पानी तथा एक कटोरी में तली हुई कलेजी रखी थी। इससे साफ लग रहा था कि यहां बैठकर 2 लोगों ने शराब पी थी। पड़ोसियों ने बताया कि मृतक राजेश कुमार हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव हुमायूंपुर में रहता था। वो अक्सर सुनीता के घर आता रहता था। पड़ोसियों ने एक बात यह भी बताई कि राजेश जब भी यहां रात को ठहरता था, सुनीता की छोटी बेटी ज्योति अपनी सहेली के घर सोने चली जाती थी। ब्रह्म प्रकाश के दिमाग में ये बात बैठ गई कि चाचा राजेश के आने पर ज्योति अपना घर छोड़कर किसी और के यहां सोने क्यों चली जाती थी। ब्रह्म प्रकाश ने इस दोहरे हत्याकांड की सूचना थाना प्रभारी सुभाष मलिक को भी दे दी थी। थोड़ी देर में वो भी अपने कुछ मातहतों के साथ आ गए थे। उन्होंने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुला लिया था। थाना प्रभारी की सूचना पर एसीपी नांगलोई आनंद राणा भी आ गए थे। निरीक्षण के बाद जब ज्योति से पूछा गया कि अपना घर होते हुए भी वो अपनी सहेली के घर सोने क्यों चली गई थी, तो जवाब देने के बजाय वो शर्माने लगी। इससे आनंद राणा समझ गए कि मामला कुछ ऐसा होगा जिसे वो बताना नहीं चाहती। सारी कार्रवाई निपटाकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। डीसीपी ने इस मामले को सुलझाने के लिए एसीपी आनंद राणा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया, जिसमें थाना प्रभारी सुभाष मलिक, इंस्पेक्टर एसएस राठी, हेड कांस्टेबल नरेंद्र, कांस्टेबल विक्रांत, अनिल, बीरेंद्र, नरेश, प्रवीण, संजीव, महिला कांस्टेबल परमिंदर आदि को शामिल किया गया। टीम में शामिल महिला कांस्टेबल परमिंदर ने ज्योति से पूछा कि चाचा के आने पर वो उस रात दूसरे के यहां सोने क्यों गई थी, तो ज्योति ने सकुचाते हुए कहा, चाचा और मम्मी शराब पीकर अश्लील बातें ही नहीं, अश्लील हरकतें करने लगते थे। कल रात भी जब दोनों नशे में एक दूसरे से अश्लील हरकतें करने लगे तो मैं रात 10 बजे के करीब उससे में सहेली के घर चली गई थी। सुबह तुम्हें घटना की खबर कैसे मिली? करीब 8 बजे सहेली के पापा ने मुझे बताया, कहकर ज्योति रोने लगी। इंस्पेक्टर एसएस राठी ने उसे सांत्वना देकर पूछा, तुम्हारे ख्याल से तुम्हारी मम्मी और चाचा की हत्या कौन कर सकता है? साहब, पता नहीं इन्हें किसने मारा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि पापा की मौत के बाद मम्मी बेलगाम हो गई थी। एसएस राठी को इस हत्याकांड की वजह समझ में आ गई। उन्होंने सुनीता के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर देखी तो उसमें एक नंबर ऐसा मिला जिस पर उन्हें संदेह हुआ। वो नंबर ज्योति के पति कप्तान सिंह का था। कप्तान के नंबर पर घटना वाली रात 1:45 बजे सुनीता के फोन से फोन किया गया था।
एसएस राठी की समझ में ये नहीं आया कि जब कप्तान के संबंध सास और पत्नी से ठीक नहीं थे तो उतनी रात को सुनीता ने कप्तान को फोन क्यों किया। इस बारे में उन्होंने ज्योति से बात की तो उसने बताया कि उसके और मम्मी के कप्तान से कोई संबंध नहीं थे, इसलिए फोन पर बात करने वाली बात संभव नहीं है। उन्होंने ज्योति से कप्तान का पता ले लिया। वो हरियाणा के भालगढ़ का रहने वाला था। पुलिस ने उसके यहां छापा मारा और उसे हिरासत में लेकर दिल्ली आ गई। कप्तान सिंह से जब इस दोहरे हत्याकांड के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि राजेश और सुनीता की हत्या उसके छोटे भाई अमित ने अपने दोस्त सुमित शर्मा के साथ मिलकर की थी। इसके बाद कप्तान सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने रोहतक के गांव बिचपड़ी से सुमित शर्मा और सोनीपत से अमित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ के बाद इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। राम कुमार मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले के हुमायूंपुर के रहने वाले जिले सिंह का बेटा था। उसके पास खेती की 7 एकड़ जमीन थी। उसके परिवार में 2 बेटियों के अलावा एक बेटा अंकित था। बाद में उसने दिल्ली के रनहौला में मकान बनवा लिया और परिवार के साथ वहीं रहने लगा। सुनीता हरियाणा के रोहतक की रहने वाली थी। शादी से पहले ही उसके कदम बहक गए थे। जब परिवार की बदनामी होने लगी थी तो पिता ने उसका विवाह राम कुमार से कर दिया था। राम कुमार की कुछ जमीन अच्छे पैसों में बिकी थी, इसलिए वो जमकर शराब पीने लगा था। बाद में सुनीता को भी उसने अपने रंग में रंग लिया था। लगातार ज्यादा शराब पीने से रामकुमार की बड़ी आंत में कैंसर हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुनीता को पति के मरने का कोई गम नहीं हुआ। इसके बाद वो और भी स्वच्छंद हो गई। इलाके के कई युवकों से उसके नाजायज संबंध बन गए। शराब पीकर वो रात में अपने किसी प्रेमी को बुला लेती। बड़ी बेटी का विवाह रामकुमार के सामने ही हो चुका था। छोटी बेटी ने मां के अय्याशी पर लगाम लगाने की कोशिश की तो उसने उसका विवाह कप्तान सिंह से करके उसे दूर कर दिया। कप्तान सिंह सोनीपत में संगमरमर का व्यापार करता था। वो भी पक्का शराबी था। शराब पीकर वो ज्योति से मारपीट करता था। पति से तंग आकर वो मायके आकर रहने लगी थी। सुनीता के अवैध संबंध अपने सगे देवर राजेश से भी थे। शादीशुदा राजेश की नजर सुनीता की संपत्ति पर थी, इसलिए वो उसे दूसरी पत्नी के रूप में रखना चाहता था। कप्तान का परिवार खानदानी और रईस था। कप्तान और घर वालों को सुनीता के चाल चलन की जानकारी हो चुकी थी, इसलिए कप्तान के माता पिता नहीं चाहते थे कि ज्योति मायके में रहे। उन्हें इस बात का अंदेशा था कि सुनीता कहीं ज्योति को भी अपनी तरह न बना दे। इसलिए उन्होंने ज्योति को लाने के लिए कप्तान और छोटे बेटे अमित को कई बार रनहौला भेजा। मां बेटी ने दोनों भाइयों को हर बार अपमानित करके भगा दिया। कप्तान और उसके घर वालों को सुनीता की हर खबर मिलती रहती थी। लोग उसके अय्याशी के किस्से सुनाकर उनकी हंसी उड़ाते थे। इससे अमित का खून खौल उठता था। वो अक्सर भाई से कहा करता था कि उसकी सास की वजह से उन लोगों की बड़ी बदनामी हो रही है। देखना एक दिन वो उसे मार देगा। एक दिन अमित सुनीता के घर गया और सुनीता को काफी समझाया। यही नहीं, उसने चेतावनी भी दी कि वो सुधर जाए वरना अंजाम बुरा होगा। सुनीता ने उसकी धमकी पर गौर करने के बजाय उसे धक्के मारकर घर से भगा दिया। अपमानित होकर अमित घर तो लौट आया, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने दोस्त सुमित शर्मा के साथ मिलकर उसने सुनीता की हत्या की योजना बना डाली। रोज की तरह 6 अगस्त 2016 की रात करीब 12 बजे अमित सुमित शर्मा को लेकर सुनीता के घर पहुंचा। सुनीता ने गुस्से से कहा, इतनी रात को तुम लोग यहां क्या लेने आए हो? अमित
उसे धक्का देकर अंदर ले गया तो नशे में धुत सुनीता उसे गालियां देने लगी। दूसरी मंजिल की छत पर शराब पी रहे राजेश को पता चला कि अमित आया है, तो वो भी अमित को ऊपर से गालियां देने लगा। अमित का पारा चढ़ गया। वो छत पर पहुंचा और राजेश के चेहरे पर घूंसे मारने लगा। सुमित भी ऊपर पहुंचा। वहां रखा हथौड़ा उठाकर पूरी ताकत से उसने राजेश के सिर पर मारा, जिससे उसका सिर फट गया और थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। सुनीता डर कर नीचे अपने कमरे की ओर भागी तो अमित और सुमित भी उसके पीछे दौड़े। सुमित ने बरामदे में सुनीता को दबोच लिया। अमित ने रसोई से सब्जी काटने वाली छुरी लाकर सुनीता का गला रेत दिया। सुनीता भी कुछ देर में मर गई। इसके बाद अमित ने कहा, सुमित अपना फोन देना, पुलिस को हमारी लोकेशन का पता न चले, इसलिए मैं अपना फोन नहीं लाया। अमित की नजर बेड पर रखे सुशीला के मोबाइल पर गई तो उसने फोन उठाकर बड़े भाई कप्तान का नंबर मिलाकर कहा, मैंने उस उल्टा को सबक सिखा दिया है। इसके बाद सुमित के साथ मकान से बाहर आया और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां से सुबह 5 बजे ट्रेन से सोनीपत चला गया। अमित निश्चित था कि किसी को पता नहीं चलेगा कि राजेश और सुनीता की हत्या किसने की है, मगर सुनीता के फोन से कप्तान को फोन करके उसने जो भूल की, उसी ने उसे कानून के फंदे में फंसा दिया। 8 अगस्त को पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड का मुकदमा अमित और सुमित के खिलाफ दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। चूंकि कप्तान हत्याकांड में शामिल नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे छोड़ दिया। मामले की जांच एसएस राठी कर रहे हैं।